हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी स्पेशल करंट अफेयर लेकर आया हूं, जो कि आगामी यूपी परीक्षा और आरओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें अगस्त से और जुलाई तक की पूरा करंट अफेयर है और फुल डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बदायूं में नेता बीएल वर्मा ने सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने उत्तर प्रदेश के बदायूं में सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया, जिसमें 700 पूर्व चिन्हित दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण वितरित करने का पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एडीआईपी योजना के तहत शिविर का आयोजन बदायूं के जिला प्रशासन के समन्वय से भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण ALIMCO द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन पारित किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 में पारित कर दिया है। अधिकतम दंड धोखाधड़ी या जबरन धर्म परिवर्तन के लिए आजीवन कारावास। वर्गीकृत अपराध धमकी, हमले, धोखाधड़ी से विवाह या धर्म परिवर्तन के लिए तस्करी को तो गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया। कारावास इन अपराधों के लिए 20 वर्ष या आजीवन कारावास तक का दंड। अगला है उत्तर प्रदेश आम महोत्सव। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवध शिल्प ग्राम में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया, जिसमें 15 टन आम जापान भेजे गए। इस फेस्टिवल में आम की 700 से अधिक किस्मों को प्रदर्शित किया गया, जिसमें वैश्विक बाजार पहुंच को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकों और निर्यातकों के बीच चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य जापान और मलेशिया को 40 टन आम निर्यात करना है, जिसमें दशहरी, लंगड़ा, चौसा जैसी किस्में शामिल हैं। अगला है यूपी डिफेंस कॉरिडोर में 154 MOU समझौते के जरिए 25,000 करोड़ रुपए के सौदे। यह कदम भारत के रिकॉर्ड तोड़ वार्षिक रक्षा उत्पादन के अनुरूप है, जो वित्तीय वर्ष 23-24 में 1.27 ट्रिलियन डॉलर में अगर देखा जाए तो 15.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.7% की वृद्धि दर्शाता है। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर UPDIC 6 नोड्स में फैला है। नंबर 1 लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट और आगरा। DIC औद्योगिक आवंटन के लिए 1700 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर रहा है। अगला है उत्तर प्रदेश ने स्ट्रांग हाइब्रिड पर पंजीकरण कर माफ कर दिया है। पंजीकरण जो कर है उसको माफ कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइब्रिड वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क पर 100% की छूट देने वाली नीति लागू कर दी है। इस नीति में से मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर और होंडा कार्स जैसे निर्माताओं के साथ साथ ग्राहकों को भी लाभ होगा, जो वाहन खरीद 3.5 लाख के ऊपर तक की बचत कर सकता है। राज्य में 10 लाख रुपए से कम कीमत वाले वाहनों पर 8% रोड टैक्स और 10 लाख रुपए तक के अधिक कीमत पर वालों को 10% लगाया जाता था।
टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में छतों पर सोलर ऊर्जा लगाने को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी से घर घर सोलर टाटा पावर प्लांट पावर के संग अभियान शुरू किया है। उपभोक्ता 3 किलोवाट तक की स्थापना के लिए 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें केंद्र सरकार 78,000 रुपए और राज्य सरकार 30,000 रुपए तक की सब्सिडी शामिल है। टाटा पावर के सीईओ प्रवीण सिन्हा है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन शुरू कर रही है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा पर हरियाली बढ़ाना है। वन विभाग की योजना नेपाल और अन्य राज्यों की सीमा से लगे जिले समेत 35 जिले में से 35 करोड़ पौधे लगाने वाला है। उत्तर प्रदेश निर्माण विधेयक 2024। उत्तर प्रदेश ने विनिर्माण संरचना क्षेत्र निर्माण 2024 के लिए उत्तर प्रदेश नोडल निवेश क्षेत्र का मसौदा पारित किया। यह विधेयक औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पूरे राज्य में विशेष निवेश SIR स्थापित करता है। ITPO और MSME के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य MSME की दृश्यता को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ और वाराणसी में नए सम्मेलन केंद्रों के लिए कारोबारी माहौल को बढ़ावा देना। अगला है, यूपी सरकार लखीमपुर खीरी में 2000 करोड़ की लागत से बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार लखीमपुर खीरी जिले में गोला गोकर्णनाथ में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करेगी। इस पार्क को बलरामपुर शुगर मिल फर्म द्वारा जिले के कुंभी गांव में 1000 हेक्टेयर में सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर विकसित किया जाएगा। बायोप्लास्टिक मक्का, सूरजमुखी या चुकंदर जैसी प्राकृतिक सामग्रियों से बनाया जाता है। अयोध्या में टाटा सन्स के 650 करोड़ रुपए के मंदिर संग्रहालय को यूपी कैबिनेट की मंजूरी। पर्यटन विभाग इस परियोजना के लिए 90 वर्ष के पट्टे पर ₹1 में जमीन उपलब्ध कराएगा। टाटा सन्स की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल के माध्यम से वित्त पोषित संग्रहालय भारत के प्रसिद्ध मंदिर के इतिहास और वास्तुकला को प्रदर्शित करेगा। कैबिनेट ने अयोध्या में विकास कार्यों के लिए टाटा सन्स के अतिरिक्त 100 करोड़ के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें शहर के बुनियादी ढांचा को बढ़ाया जा सके। संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में अग्रणी। CSE की एक रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश भारत के CBG का 24% उत्पादन करता है, जिसमें मुजफ्फरनगर, मेरठ और सहारनपुर जैसे रणनीतिक क्षेत्र प्रचुर मात्रा में फीड स्टॉक के कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जैव
ऊर्जा नीति, जिसमें 2022 से 27 तक सीबीजी परियोजना के लिए 750 करोड़ रुपए का वित्त पोषण, सब्सिडी और पट्टे के विकल्प शामिल हैं। इस क्षेत्र में इसके नेतृत्व को रेखांकित किया करता है। उत्तर प्रदेश विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार महाराजगंज में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना करेगी, जो 2007 से IUCN की लाल सूची में सूचीबद्ध गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई किंग वल्चर को समर्पित है। यह केंद्र घरेलू पशुओं में निवास स्थान के नुकसान और डाइक्लोफिनेक से उत्पन्न खतरों को संबोधित करेगा। इस केंद्र का उद्देश्य बढ़ते गिद्धों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना और उन्हें एक जोड़ा प्रदान करना है। कैबिनेट ने वाराणसी हवाई अड्डे के विकास के लिए 2,869 करोड़ रुपए मंजूर किए। कैबिनेट ने वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 2,869.65 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य हवाई अड्डे के यात्री हैंडलिंग क्षमता को मौजूदा 3.9 मिलियन यात्री प्रति वर्ष MPPA से बढ़कर 9.9 MPPA करना है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है, तो जानते हैं। कैबिनेट ने महाराष्ट्र में दहानू के पास बधावन में एक प्रमुख बंदरगाह स्थापित करने की भी मंजूरी दी है। एडिशनल था। उत्तर प्रदेश सरकार की नोएडा में MotoGP भारत के 2025 संस्करण के आयोजन पर सहमति। MotoGP इंडिया का आयोजन 2025 से 29 तक गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा के बुद्ध सर्किट में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा में MotoGP कार्यक्रम आयोजित करने के लिए डोरना स्पोर्ट्स और भारतीय साझेदारी फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगी। राज्य सरकार अपने इन्वेस्ट यूपी विभाग के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 80 करोड़ रुपए जुटाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी वाराणसी में भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 तक बनकर तैयार होगा। वाराणसी में भारत की पहली शहरी रोपवे परियोजना का पहला खंड पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत अगस्त 2024 तक वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को रथ यात्रा से जोड़ेगा। स्विट्जरलैंड के बार्थोलेट मशीन वाव AG के साथ साझेदारी में विश्व समुद्र इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित इस परियोजना को प्रतिदिन 96,000 यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। अगला है राज्य उपयोगिता द्वारा ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिताओं द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेट लिमिटेड
898 सर्किट किलोमीटर। यूपीपीटीसीएल ने वित्त वर्ष 2013 में 1447 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें जोड़कर भी नेतृत्व किया। यूपीपीटीसीएल की स्थापना 1999, हेडक्वार्टर लखनऊ। केंद्र ने यूपी के अमेठी में 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। कथित तौर पर इस कदम की शुरुआत भाजपा की अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने की थी। नए स्वीकृत नाम है: फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तापेश्वर नाथ धाम के रूप में, काशिमपुर हॉल्ट का नाम चेंज कर जायज शहर के रूप में, जायज शहर का नाम गुरु गोरखनाथ धाम के रूप में, बानी का नाम स्वामी परमहंस के रूप में, मिश्रली का नाम मां कालिकन धाम के रूप में, महाराजा बिजली पासी का नाम निहालगढ़ के रूप में, अकबरगंज का नाम मां अरोहवा भवानी धाम के नाम रूप में, बासरिशगंज का नाम अमर शहीद भाले सुल्तान के रूप में बदला जाएगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अपना पहला अंशांकन उड़ान परीक्षण आयोजित किया। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने नेविगेशन सिस्टम का आकलन करने के लिए अपनी उद्घाटन डॉपलर बेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज DBOR कैलिब्रेशन उड़ान का आयोजन किया। नोएडा हवाई अड्डे ने वर्ल्ड ग्रुप के साथ एक रियायती समझौता किया, जिसमें उन्हें ग्राउंड हैंडलिंग संसाधन और सेवाएं सौंपी गईं। नवंबर 2023 में नोएडा हवाई अड्डे ने इंडिगो एयरलाइंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे उन्हें उद्घाटन वाहक के रूप में नामित किया गया। अगला है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने के लिए यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने फैसला सुनाया। लखनऊ खंडपीठ का आदेश अंशुमन सिंह राठौर की याचिका पर आया। त्रिनेत्र ऐप 2.0 का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग में क्रांति। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराध की रोकथाम में क्रांति लाते हुए त्रिनेत्र ऐप 2.0 को एकीकृत किया। उन्नत प्लेटफॉर्म तीव्रता से संदिग्ध पहचान साइबर अपराध मामले के लिए आवाज नमूना विश्लेषण और जब्ती सामानों के लिए QR कोड जनरेशन प्रदान करता है, जिससे परिचालन दक्षता बढ़ती है। त्रिनेत्र के डेटा में अब 9.32 लाख से अधिक आपराधिक रिकॉर्ड डिजिटल हो गए हैं। पुलिस सुरक्षा जांच के दौरान संदिग्धों की तेजी से पहचान कर सकते हैं। अगला है, अयोध्या में आधुनिक एकीकृत GIC डेटा सेंटर। यूपी सरकार के तहत अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अयोध्या में एक अत्याधुनिक GIS डेटा सेंटर की स्थापना शुरू की। 30,977 करोड़ रुपए की 141 चल रही परियोजनाओं के कुशल प्रबंधन के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS को एकीकृत करने का लक्ष्य है। परियोजना मूल्यांकन को बढ़ाने और भू पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए GIS डेटा सेंटर के विकास, संचालन और प्रबंधन को संभालने के लिए चुनी गई एजेंसी। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन कहाँ किया गया?
क्षेत्रीय कृषि मेला 3 से 5 फरवरी 2024 तक भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मुख्य अतिथि बने। मेला उन्नत कृषि पद्धतियों के माध्यम से मानव स्वास्थ्य और किसान समृद्धि पर केंद्रित है। मेले के दौरान तकनीकी सत्र, सब्जी प्रदर्शनी और कृषि आदानों का प्रदर्शन और बिक्री आयोजित की गई है। योगी आदित्यनाथ ने किसान मेले का उद्घाटन किया, किसानों की प्रगति का जश्न मनाया। किसान मेले का उद्घाटन किया किसने? योगी आदित्य जी ने। सीएम योगी ने लखनऊ के पिकनिक स्पॉट रोड पर केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान द्वारा आयोजित किसान मेले का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने मेले में एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया और विशेष रूप से मेले में 15 से अधिक राज्यों के 40,000 से अधिक किसानों ने भाग लिया। औषधि पौधों की खेती करने वाले किसानों के लिए CIANT एक अरोमा मिशन ऐप भी लॉन्च किया। अरोमा मिशन ऐप लॉन्च किया गया किसानों के लिए, जिसमें औषधि पौधों की खेती के बारे में जानकारी करनी। योगी सरकार वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू करेगी। यूपी सरकार राज्य से फाइलेरिया को खत्म करने के लिए 5 से 15 फरवरी तक वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू करेगी। सरकार का लक्ष्य 2027 तक राज्य से फाइलेरिया को खत्म करना है। यह अभियान यूपी के 17 फाइलेरिया स्थानिक जिलों को लक्षित करेगा, जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता पूरी आबादी को फाइलेरिया रोकथाम की दवा देने के लिए घर घर जाएंगे। यूपी सरकार अयोध्या में पहली बार जल मेट्रो सेवा शुरू करने के लिए तैयार। अयोध्या में वाटर मेट्रो सेवा गुप्ता घाट से संत तुलसीदास घाट के बीच शुरू होगी। इन दोनों घाटों के बीच की कुल दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। ये जहाज बिजली से चलेंगे। एक बार चार्ज करने पर ये 1 घंटे तक कार्य कर सकते हैं। ये एसी जहाज एक बार में 50 यात्रियों को ले जा सकते हैं और घाट पर आसान और तेज चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। अगला है, पीएम मोदी ने बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का अनावरण किया। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ये परियोजनाएं शहरी विकास और आवास के साथ साथ रेल, सड़क, तेल और गैस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक फैली हुई हैं। मोदी ने पश्चिमी और पूर्वी DFC के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर 173 किलोमीटर लंबे विद्युतीकरण खंड को समर्पित किया। अगला है, IICF ने अयोध्या में मस्जिद निर्माण की घोषणा की। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने अयोध्या में मस्जिद बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण शुरू किया। IICF क्राउड फंडिंग को मस्जिद निर्माण के वित्त पोषण का एक साधन मानता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 के फैसले में बाबरी मस्जिद विध्वंस को गैर कानूनी घोषित करने के बाद
मुस्लिम समुदाय को मस्जिद बनाने के लिए अलग जमीन आवंटित की गई। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव शुरू हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में 42 दिवसीय महामंडलोत्सव शुरू हुआ। गतिविधियों में दैनिक कलश पूजा शामिल है और 48 कलशों की पूजा की जाएगी। सभी वैष्णव परंपरा में त्योहार में दैनिक हवन और मंत्रोच्चार के साथ भगवान राम को राजभोग में सभी प्रकार की मिठाइयां अर्पित की जाती हैं। नेक्स्ट, राजीव चंद्रशेखर DLF में सिनोप्सिस के शिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर DLF टेक पार्क नोएडा सिनोप्सिस शिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। सिनोप्सिस $5.9 बिलियन के राजस्व का योगदान देता है और EDA टूल और इंटरफेस फाउंडेशन और फिजिकल IP में अग्रणी है। नोएडा में सिनोप्सिस की बढ़ती उपस्थिति भारत में फैबलेस चिप डिजाइन और नवाचार के बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाती है। यह कदम डिजाइन इन इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप है। अगला है डॉक्टर रितु करिथल श्रीवास्तव नवीन तिवारी ने यूपी गौरव सम्मान हासिल किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश दिवस पर 2 उत्कृष्ट व्यक्तियों डॉक्टर रितु करिथल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर रितु ने चंद्रयान मिशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उद्यमी नवीन तिवारी को मशहूर पत्रिकाओं में फीचर के जरिए पहचान मिली। अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने भव्य समारोह के लिए राजनेता, व्यापार जगत के दिग्गजों, मनोरंजन के उद्योग के सितारों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित लगभग 8,000 मेहमानों को आमंत्रित किया। विश्वव्यापी कार्यक्रम अभिषेक के लिए वैश्विक उत्साह दिखाते हैं। उत्सव में भारतीय प्रवासियों को एकजुट करते हैं। विश्वव्यापी कार्यक्रम अभिषेक के लिए वैश्विक उत्साह दिखाते हैं। तो राम मंदिर के उद्घाटन पर जगमगाएगा दुनिया का सबसे बड़ा 300 फीट की ऊंचाई पर खड़ा दुनिया का सबसे बड़ा दीपक अयोध्या शहर को रोशन करेगा। दीपक में 1.25 क्विंटल कपास और 21,000 लीटर तेल शामिल है। कुल 108 टीमों ने इस तैयारी के लिए 1 वर्ष का किया। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लक्ष्मीकांत दीक्षित के निर्देशन में द्वारा जयपुर के मूर्तिकार ने बनाई 51 इंच की भगवान रामलला की मूर्ति। जयपुर के मूर्तिकार चंद्रेश पांडे द्वारा तैयार की गई भगवान रामलला की 51 इंच की मूर्ति 22 जनवरी को राम मंदिर में भव्य स्थापना के लिए अयोध्या पहुंचेगी। मूर्ति में बाल सुलभ 4 भगवान राम और भगवान विष्णु का सम्मिश्रण है, जो मूर्ति का कलात्मक व्याख्या है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपक राय, पद्मस्वामी
पुष्पवान अयोध्या राम मंदिर के लिए पारंपरिक सोना विल्लू धनुष उपहार में देंगे। तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर अयोध्या राम मंदिर को एक औपचारिक सोना करेगा। यह भाव 22 जनवरी को होने वाले अभिषेक समारोह का हिस्सा है, जो सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को बढ़ाता है। यह स्थानांतरण में दो प्रतिष्ठित मंदिरों के बीच पारंपरिक प्रथाओं के सामंजस्यपूर्ण आदान प्रदान का प्रतीक है। अगला है वाराणसी 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला भारत का पहला शहर। 3D अर्बन स्पेशियल डिजिटल ट्विन वाराणसी में सभी वार्डों के 160 वर्ग किलोमीटर को शामिल करने वाला एक व्यापक डिजिटल मानचित्र बनाने के लिए उन्नत लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग लाइडार तकनीक का उपयोग करेगा। डिजिटल ट्विन काशी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोलर सेंटर के साथ एकीकृत होगा, जिससे जल संसाधन नगर निगम और विकास प्राधिकरण की परिचालन दक्षता बढ़ेगी। अयोध्या में सरयू नदी को भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव मिलेगी। अयोध्या में सरयू नदी पर भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव शुरू करने के लिए तैयार है। इस पहल का उद्देश्य अयोध्या को एक मॉडल सौर शहर में बदलना और टिकाऊ परिवहन को बढ़ाना है। यूपी नेडा ने सौर नाव विकसित की है और इसके नियमित संचालन की योजना की रूपरेखा तैयार की गई है। 30 यात्रियों को बैठने की क्षमता वाली यह नाव नया घाट से संचालित होगी। अगला उबर ने अयोध्या में ईवी ऑटो रिक्शा सेवा शुरू की। उबर ने अपने उद्घाटन के मौके पर अयोध्या में अपनी इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा शुरू की। उबर ने उत्तर प्रदेश के भीतर अंतर शहर इंटरसिटी यात्रा की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना उभरेगा और उबर गो और उबर इंटरसिटी परिचालन भी शुरू किया। उबर इंडिया के अध्यक्ष प्रभजीत सिंह ने इस पहल के दोहरे लाभ, यात्रियों के लिए गतिशीलता के विकल्प में वृद्धि और स्थानीय लोगों के लिए कमाई के अवसर पर जोर दिया। अयोध्या ने सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन की स्थापना का विश्व रिकॉर्ड बनाया। अयोध्या प्रशासन ने दुनिया की सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापित करके एक रिकॉर्ड बनाया, जो गुप्ता घाट से झुनकी घाट और आगे नया घाट तक घाटों को जोड़ता है। इस परियोजना के पहले से खंडित घाटों को निर्बाध रूप से जोड़ना शामिल है, जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या प्रशासन की एक अग्रणी पहल को प्रदर्शित करता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसान दिवस पर किसानों को ट्रैक्टर का तोहफा दिया। चरण सिंह की जयंती पर योगी आदित्यनाथ ने कृषक उपहार योजना के तहत 51 किसानों को ट्रैक्टर बांटकर श्रद्धांजलि दी। वह मुरादाबाद के बिलारी विधानसभा में चरण सिंह की 51 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी करने वाले हैं। सिंह ने भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी पद संभाला।
यूपी पुलिस के व्हाट्सएप चैनल सभी जिलों में लॉन्च किए गए। उत्तर प्रदेश पुलिस भारत में अपने मुख्यालय और सभी जिला इकाइयों के लिए व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाली पहली पुलिस बन गई है। इसका उद्देश्य उनके कार्य को प्रचारित करना और कानून और अपराध घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना। पुलिस चैनल कार्रवाई, यातायात सलाह, भ्रामक खबरों का खंडन और मीडिया को सही जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा। अगला है, यूपी सरकार 57 जिलों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन की स्थापना करेगी। 57 जिलों में। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने 57 जिलों को साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पहले आईजी स्तर के अधिकारी द्वारा प्रतिबंधित इन स्टेशनों की देखरेख अब पुलिस अधीक्षक स्थापना द्वारा की जाएगी। यह निर्णय बढ़ती साइबर अपराध की घटनाओं की प्रतिक्रिया है। इसका उद्देश्य सभी जिलों में सतर्कता, प्रभावी परिवर्तन बढ़ाना है। अगला, आईआईटी लखनऊ और भारत खंडे विश्वविद्यालय ने कथक पर शोध के लिए समझौता किया। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कथक और संगीत पर शोध के लिए ट्रिपल-आईटी लखनऊ और भारत खंडे सांस्कृतिक विश्वविद्यालयों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत खंडे सांस्कृतिक विश्वविद्यालय लखनऊ का 13वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने घोषणा की, कथक एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो उत्तरी भारत की मूल निवासी और हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों के लिए प्रभाव में विकसित। अगला है, यूपी कैबिनेट ने पहला एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पीडियाट्रिक सेंटर। उत्तर प्रदेश सरकार संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में राज्य का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है। इस पहल में कुल 575 बिस्तरों वाली 20 विभागों और 6 इकाइयां शामिल हैं। दोनों चरणों में सुविधा में सामान्य बाल चिकित्सा ऑन्कोलॉजी, बाल चिकित्सा सर्जरी, आईसीयू बिस्तर और विशेष बाल चिकित्सा विभाग शामिल हैं। अगला है, डीजीसीए ने अयोध्या एयरपोर्ट के लिए लाइसेंस दे दिया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अयोध्या हवाई अड्डे के लिए लाइसेंस प्रदान कर दिया है। इस हवाई अड्डे से 30 दिसंबर को उद्घाटन उड़ान शुरू। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण ने 350 करोड़ रुपए की लागत से हवाई अड्डे का विकास किया। यह एक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम से भी सुसज्जित है, जो रात में और कम दृश्यता की स्थिति में भी उड़ान संचालन की अनुमति देगा। अगला, राष्ट्रपति मुर्मू उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू लखनऊ में डिवाइन हार्ट फाउंडेशन इंडिया के 27 साल के जश्न में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति लखनऊ में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के दूसरे दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगे। त्वरित माल परिचालन के लिए
लखनऊ की महिला अधिकारी के आविष्कारी विचारों के पुरस्कार जीता। बैगन से माल लोड करने और उतारने और मालगाड़ी परिचालन में समय बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कन्वेयर बेल्ट की एक आविष्कारशील अवधारणा ने लखनऊ की एक महिला भारतीय रेलवे यातायात सेवा IRTS अधिकारी को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार, भारतीय रेल का सर्वोच्च पुरस्कार दिलाया है। प्रशस्ति श्रीवास्तव 2017 बैच की IRTS अधिकारी हैं, जो आगरा मंडल के वाणिज्यिक प्रबंधन के रूप में तैनात हैं। यूपी की टीम दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेगी। स्विट्जरलैंड के दावोस जाएगी। यह प्रतिनिधियों को उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने और महानगरीय शहरों को विभिन्न क्षेत्रों के रूप में विकसित करने के लिए तैयार किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी देगा, जिसमें लखनऊ को भारत के पहले AI शहर के रूप में विकसित करने का प्रयास शामिल है। यूपी नगर पालिका ने फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर का प्रस्ताव पारित किया। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद नगर निगम ने फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह पहल प्राचीन स्थानों के नामों को पुनर्स्थापित करने से व्यापक प्रयास का हिस्सा है। स्थानीय विरासत और संस्कृति को सुदृढ़ करने का प्रयास में उत्तर प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशन जैसे प्रतापगढ़, अंतु और विश्वनाथगंज का भी हाल ही में नाम बदल दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने CM फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने एस्पिरेशनल सिटी योजना के तहत CM फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। इसका उद्देश्य युवा नागरिकों को शहरी विकास योजना और निगरानी कार्यों में योगदान करने में सक्षम बनाना है। फेलोशिप बड़ी एस्पिरेशनल सिटी योजना का हिस्सा है, जिसे शहरी सुविधा और राज्य भर के 100 छोटे शहरों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया। वाराणसी संस्कृत पर्यटन पर 6वां अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव। सांस्कृतिक पर्यटन पर अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव का 6वां संस्करण वाराणसी में शुरू हुआ। इस महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन विभाग को भागीदारी बनाकर किया है। महोत्सव में 44 देशों की 94 से अधिक फिल्में दिखाई गई। फिल्मों का उद्देश्य सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना